हे एवरीवन, यहां पे देख रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरीज आपको बताने वाला हूं। एक हो गया डार्विन्स थियरी, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में बात करेंगे, एंड दूसरा थियरी हो गया लमार्किज्म। अब ये दोनों थियरीज आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं। डार्विन्स थियरी तो काफी बार पूछी जाती है, उसके लिमिटेशंस काफी बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, एंड लमार्किज्म इस साल पूछा गया था, तो मे बी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है। तो दोनों थियरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टारगेट रखते 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कहानी की शुरुआत करते हैं विथ ईयर 1831। हमारे 22 साल के 22 ईयर ओल्ड चार्ल्स डार्विन, इनको करनी थी काफी सारी रिसर्च। तो ये बैठे एक शिप के अंदर, इस शिप का नाम था HMS बीगल। ठीक है, शिप का नाम था HMS बीगल। फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, बड़ा मजा आएगा। HMS का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताओ। तो हमारे 22 साल के चार्ल्स डार्विन शिप में बैठे और लंबे सफर पे निकल गए। अलग अलग आइलैंड्स पे जाएंगे, अलग अलग रिसर्च करेंगे। देखिए, आफ्टर ऑलमोस्ट 4 इयर्स ऑन द शिप, यहां वहां घूमते 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 हमारे चार्ल्स डार्विन 4 साल बाद फाइनली पहुंचे गैलापागोस आइलैंड्स। 1835 में ही रीच्ड द फेमस गैलापागोस आइलैंड्स, एंड वहां पर उन्होंने काफी सारा एक्सपेरिमेंटेशन किया, रिसर्च किया, ऑब्जर्वेशन किया, एंड बाद में उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब के अंदर ये थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने हमें बताई। किताब का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो बुक का नाम क्या है, एग्जाम में पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है। बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, एंड उसके अंदर कौन सी थियरी बताई उन्होंने, नेचुरल सिलेक्शन की थियरी हमें बताई। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। बाय द वे, जब हम थियरी लिखते हैं डार्विन्स थियरी, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन भी आपको लिखना पड़ता है। 22 साल के चार्ल्स डार्विन वगैरह वो सब नहीं, लेकिन बुक का नाम आपको लिखना है और थियरी का नाम आपको लिखना है। चलो, पहला पॉइंट क्या कहता है थियरी का, बहुत ही सिंपल थियरी है कि सारे ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स भरपूर मात्रा में बच्चे पैदा करते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो डार्विन साहब ने क्या कहा, ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। प्रोलिफिकली मतलब क्या, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अब मुझे बताओ, सारे बच्चे तो सरवाइव नहीं करेंगे ना, बहुत सारे तो मर जाएंगे। तो स्पीशीज का कंटिन्यूटी होता रहे, प्रजाति कंटिन्यू होती रहे, लाइफ कंटिन्यू होती रहे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं। प्रोलिफिकली मतलब भरपूर मात्रा में, सारे तो सरवाइव नहीं करेंगे, है ना, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं। और ये सारे ऑर्गेनिजम्स, ध्यान से सुनना, सेकंड पॉइंट, ये सारे ऑर्गेनिजम्स, ऑल द ऑर्गेनिजम्स कंपीट विथ ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। आपस में लड़ते हैं, कंपीट करते हैं, कंपटीशन है, जानलेवा। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जानलेवा कंपटीशन होती है। किस चीज के लिए होती है, सबसे इंपॉर्टेंटली खाने के लिए, फूड। रोटी कपड़ा मकान, अभी कपड़ा तो यहां पे नहीं आएगा, लेकिन फूड आ गया, रोटी आ गई। मकान मतलब क्या, उनका घर या फिर उनका एक एरिया होता है। आपको पता है कुत्तों का भी अपना एक एरिया होता है, 4-5 कुत्ते एक एरिया को डोमिनेट करते हैं। अगर दूसरा कोई एरिया का कुत्ता आ गया, ऐसे करके वो लोग उसके ऊपर झपट पड़ते हैं, आपको पता होगा। तो फूड हो गया, हैबिटेट, हैबिटेट मतलब वही रहने का एरिया, उसको अपन हैबिटेट बोलते हैं, हैबिटेट। फिर फूड हो गया, शेल्टर, हैबिटेट बोलो, शेल्टर बोलो, शेल्टर भी बोल सकते हो इसको आप, जहां वो रहते हैं। एंड तीसरा, इवन रिप्रोडक्शन के लिए, अरे क्या हो गया, रिप्रोडक्शन के लिए भी कंपटीशन होती है। अभी एक फीमेल डॉग है और 2-3 मेल डॉग हैं, तो उनको आपस में लड़ाई हो जाएगा मेल लोग का, कि अल्फा डॉग कौन है, सबसे पावरफुल डॉग कौन है, वही जाके बाद में लड़की पटाएगा एंड रिप्रोडक्शन करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इन सब चीजों के लिए जानलेवा कंपटीशन होते रहती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? शिकार वगैरह होते रहते हैं। अच्छा,
दो पॉइंट आपको समझ में आ गए कि सारे ऑर्गेनिज्म प्रोलिफिकली रिप्रोड्यूस करते हैं, भरपूर मात्रा में बच्चे पैदा करते हैं, बिकॉज सारे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनिजम्स आपस में जानलेवा मैनर में, लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में कंपटीशन कर रहे हैं, रोटी, फूड, शेल्टर, रिप्रोडक्शन, इन सब चीजों के लिए। एंड अब ध्यान से सुनना, यहां पर आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। मेरे पास कुछ घास है, ग्रीन कलर की घास है, उसमें दो प्रकार के बीटल हैं, ग्रीन कलर के बीटल और रेड कलर के बीटल। अब आप सोच समझ के मुझे बताओ, ग्रीन वाले जो बीटल हैं वो घास के अंदर छुप जाएंगे, इजीली दिखाई नहीं देंगे, बिकॉज घास भी ग्रीन है, बीटल का कलर भी ग्रीन है, यस और नो। एंड लाल वाले जो हैं वो एकदम क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो अगर कोई शिकारी आता है, जैसे कि कौवा आया, तो कौवा सबसे पहला किसको पकड़ सकता है? रेड वाले को इजीली पकड़ लेगा एंड लेके चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रेड वालों की पॉपुलेशन यहां पे कम हो रही है एंड ग्रीन वालों की पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी। तो यहां पर मुझे आपको दो बातें बतानी है। इसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ध्यान से सुनना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका क्या मतलब है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिटनेस का मतलब यह नहीं है कि जिम जाके बॉडी बना लिया और फिट हो गए, तंदुरुस्त हो गए। फिटनेस का मतलब यह है कि इस एनवायरमेंट में, अभी ये जो ग्रास है ये एक एनवायरमेंट है, तो इस एनवायरमेंट में जिंदा रहने के लिए किसके पास बेस्ट कैरेक्टर है? ग्रीन वाले बीटल के पास ग्रीन कलर है, तो वो कैरेक्टर उसको सरवाइव करने में हेल्प कर रहा है। रेड वाले के पास रेड कलर उसको हेल्प नहीं कर रहा है, रेड कलर इजीली दिखाई दे रहा है, तो वो मर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म के पास वो स्पेसिफिक कैरेक्टर होना चाहिए जो उस एनवायरमेंट में उसको जिंदा रहने के लिए हेल्प कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैं हूं, मैं पार्थ सर और एक पोलार बेयर, ठीक है, पोलार बेयर, एक पोलार बेयर। अभी हम दोनों को नॉर्थ पोल में जाके छोड़ दिया, बर्फ में छोड़ दिया, तो कौन सरवाइव कर पाएगा वहां पे? मैं कितना भी बॉडी बना लूं, जिम जाके मैं पूरा फिट हो जाऊं, ठीक है, सिक्स पैक ऐब आ गए, सब बॉडी वॉडी पूरी बना ली, लेकिन फिर भी अगर हम दोनों को पोलार रीजन में जाके छोड़ दिया, पोलार रीजन, तो वहां पे कौन सरवाइव कर लेगा? मैं करूंगा या पोलार बेयर करेगा? पोलार बेयर करेगा ना, बिकॉज उस एनवायरमेंट में वो फिट है, मैं फिट नहीं हूं। समझ में आ रही मेरी बात? उसके पास वो कैरेक्टर हैं जो उसको वहां पे जिंदा रहने के लिए हेल्प करेंगे। अच्छा चलो एक और कंपटीशन कर लेते हैं, मैं और एक कैमल, हम दोनों को लेके डेजर्ट में छोड़ दिया। फिटनेस मेरे पास पूरी है, लेकिन डेजर्ट में कौन सरवाइव कर लेगा? कैमल कर लेगा ना, मैं तो वहां पे भूख और प्यास से ही, गर्मी से ही खत्म हो जाऊंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैमल के पास वो कैरेक्टर हैं जो उसको डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब सुनो, मुद्दा क्या है? ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन, सस्टेन मतलब सर्वाइव, वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे विच शो मॉडिफिकेशन एसेंशियल फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन। मॉडिफिकेशन मतलब क्या? एनी स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेंगे जिनके पास वो स्पेसिफिक स्पेशल कैरेक्टर हैं जो उनको जिंदा रहने में हेल्प करते हैं, कंपटीशन को जीतने में हेल्प करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैन आई से, यहां तक बात समझ में आ गई? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट समझ में आ गया? जिसके पास स्पेशल कैरेक्टर है उस एनवायरमेंट में जिंदा रहने के लिए, वो जिंदा बचेगा, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे। बराबर है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एंड इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। इसका भी क्या मीनिंग है आपको बताता हूं। यहां पे नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल मतलब नेचर, सिलेक्शन मतलब सिलेक्ट करना। नेचर आपका जो एनवायरमेंट है वो सिलेक्ट करेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जिंदा बचेगा, कौन सा खत्म हो जाएगा। मैं और कैमल डेजर्ट में हैं, तो डेजर्ट सिलेक्ट करेगा, वो जो डेजर्ट का नेचर है, एनवायरमेंट है, वो सिलेक्ट करेगा कि कैमल जिंदा बचेगा और मैं वहां खत्म हो जाऊंगा।
मैं और पोलार बेर हम दोनों को बर्फ में छोड़ दिया, तो वो नेचर, वहां का जो एनवायरमेंट है बर्फ, वो सिलेक्ट करेगी किसको? पोलार बेर को, मुझे खत्म कर देगी। इसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन के अंदर ही क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। बात समझ में आ गई? सारी की सारी क्लियर हो गई? नहीं समझा तो कमेंट पे बता देना, आई विल एक्सप्लेन अगेन इन द कमेंट ऑल्सो। ठीक है बच्चों, चलिए अभी जो बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं लिमिटेड स्टूडेंट बैच के अंदर, ठीक है, कम बच्चों के अंदर, स्मॉल साइज्ड बैच में, इंग्लिश मीडियम सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों आ जाएगा, सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, हमारी पूरी टीम है टीचर्स की, संस्कृत भी आ जाएगा आपका। तो आरएम 6.0 आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, यहां पर कम बच्चे होते हैं तो अपन जूम के ऊपर डाउट क्लियरिंग, मेंटरशिप, गाइडेंस, एक एक बच्चे से बात करके उनका अपन डाउट क्लियर करते हैं, मेंटरशिप करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बाकी तो बैच के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस हो जाएंगे, सिलेबस अपन 2 बार कंप्लीट कर लेंगे, आगे जाके क्रैश कोर्स आएगा वो आपको फ्री मिल जाएगा। अभी अगर जो भी बच्चे ज्वाइन करते हैं क्रैश कोर्स फ्री हो जाएगा आपका, जो अपन नवंबर में लॉन्च करते हैं, लास्ट 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स रहता है। ठीक है, एंड रिकॉर्डिंग मिल जाती है हर एक क्लास की, वीकली टेस्ट होती है, संडे टू संडे रिटर्न टेस्ट होती है, वो पेपर आपको चेक करके भी मिलता है। तो ये सारी फीचर्स अपने बैच के अंदर आ जाते हैं, प्लस कम स्टूडेंट है, इंडिविजुअल अटेंशन, पर्सनल गाइडेंस मिल जाता है। तो पहले 100 बच्चों के लिए ये कूपन कोड अवेलेबल है, एक्स्ट्रा 1000 रुपीज आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। एंड बाकी कोई भी इंक्वायरी करनी है तो हमारे एजुकेशनल काउंसलर के ये दोनों नंबर हैं, डायरेक्टली कॉल करके बेझिझक जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल आपको देता हूं मैं नेचुरल सिलेक्शन का। एक और एग्जांपल, पेपर्ड मॉथ्स होते हैं, ये आपको कहां मिलते हैं? इंग्लैंड में मिलते हैं। अब ये एग्जाम्पल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जब अपन थियरी लिखेंगे ना, डार्विन्स थियरी, तो ये सब अपने को लिखना नहीं है, ग्रीन बीटल, रेड बीटल, ये सब अपने को लिखना नहीं है, पेपर्ड मॉथ, ये सिर्फ समझने के लिए कि नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो इंग्लैंड में 2 कलर के पेपर्ड मॉथ आते हैं, एक पूरा ब्लैक होता है और एक थोड़ा व्हाइट और ब्लैक मिक्स होता है थोड़ा। ठीक है, तो पहले के जमाने में वहां के जो पेड़ हुआ करते थे, उन पेड़ों का जो स्टेम होता था, बार्क होता था, वो ये कलर का होता था। आपको दिख रहा है पीछे थोड़ा सा कलर देख पा रहे हो आप? थोड़ा सा व्हाइटिश, हल्का सा ग्रीनिश कलर है, व्हाइटिश ग्रीनिश कलर है। वहां के जो पेड़ होते थे उनका जो बाहर का बार्क होता है, स्टेम का बाहर का जो पार्ट होता है, बार्क, वो थोड़ा व्हाइट और ग्रीन ऐसे कलर का होता था। तो ये पेपर्ड मॉथ, मुझे बताओ, ये जो व्हाइट वाले हैं वो छुप जाएंगे, इजीली दिखाई नहीं देंगे, और जो ब्लैक वाले हैं वो दिखाई देंगे, ब्लैक वाले दिखाई देंगे। तो मुझे बताओ किसका पॉपुलेशन ज्यादा होगा? व्हाइट वालों का पॉपुलेशन ज्यादा होगा, ब्लैक वालों का पॉपुलेशन कम होगा, बिकॉज इजीली दिख रहे हैं ब्लैक वाले, तो उनका शिकारी आके उनको लेके जाएगा ना, कोई बर्ड वगैरह आ गया उनको पकड़ के लेके चला गया, तो उनका पॉपुलेशन कम रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया मेरा बात? व्हाइट वालों का पॉपुलेशन ज्यादा था और ब्लैक वालों का पॉपुलेशन कम था। फिर क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी, फिर उसमें से धुआं वगैरह निकलने लगा, है ना। शुरू शुरू में इंडस्ट्रीज कोयले पे चलती थी तो धुआं बहुत आता था, ब्लैक कलर का स्मोक वगैरह। तो जो पेड़ थे ना, वो पेड़ पूरे काले हो गए। जो पहले व्हाइट कलर के पेड़ थे, ग्रीन व्हाइट कलर के, वो पूरे पूरे काले काले हो गए धुएं की वजह से। तो अभी कौन छुपने लगा? अभी आपका जो ब्लैक कलर का मॉथ था वो छुप गया, और अभी जो व्हाइट वाला था वो दिखने लगा। तो मुझे बताओ, नेचर चेंज हो गया, एनवायरमेंट में बदलाव आया, तो अब कौन सा ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा वो भी बदल जाएगा। तो नेचर बदलता है तो नेचुरल सिलेक्शन भी बदल जाता है। अभी नेचर किसको सिलेक्ट करेगा? अभी इसको सिलेक्ट करेगा और इसको खत्म कर देगा। समझ गए? नेचुरल सिलेक्शन, नेचर में भी चेंज आते हैं, एनवायरमेंट में चेंज आते हैं, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कौन फिट है इसमें भी चेंज आ जाता है, कौन सर्वाइव करेगा इसमें भी चेंज आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलो लास्ट पॉइंट, यहां पे आपकी थियरी सब समाप्त हो जाएगी। तो जो भी सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म है, सस्टेनिंग मतलब जो जिंदा बचे हैं, नेचर ने जिनको सिलेक्ट किया है, सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म, वो आगे रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने जीन्स पास ऑन करेंगे। जो ऑर्गेनिज्म जिंदा बचे, नेचर ने जिनको सिलेक्ट किया, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे एंड धीरे धीरे गिव राइज
टू अ न्यू स्पीशीज विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर, एंड धीरे धीरे करके वो एक नया स्पीशीज बन जाएगा, एक नई प्रजाति बन जाएगी, उसके अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होंगे उस स्पीशीज के। समझ में आया बात? सारे ऑर्गेनिज्म भरपूर मात्रा में बच्चे पैदा करते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म आपस में लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में कंपटीशन करते हैं, खाने के लिए, शेल्टर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, इन सब चीजों के लिए। वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेंगे, सस्टेन करेंगे जिनके पास कोई मॉडिफिकेशन है या कोई स्पेशल कैरेक्टर है कंपटीशन को जीतने के लिए। आपको 2 एग्जांपल्स भी दिया मैंने। इसी को अपन नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेचर सिलेक्ट करेगा कौन सा ऑर्गेनिज्म जिंदा बचेगा, कौन सा खत्म हो जाएगा। जो जिंदा बचे हैं वो रिप्रोडक्शन करेंगे एंड उनका अपना एक नया स्पीशीज बन जाएगा विद स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। दैट इज योर डार्विन्स थियरी। 3 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। अब देखो, जो जो डार्विन ने बताया, डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। लंबे समय तक इसको लोगों ने अच्छे से एक्सेप्ट किया, इसको सराहा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने बोला नहीं बेटा कुछ तो गड़बड़ है। तो धीरे धीरे सम ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड अगेंस्ट द थियरी। कुछ तो थियरी में गड़बड़ है, कुछ तो मिसिंग है। तो ये ऑब्जेक्शंस भी 3 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। ये जो ऑब्जेक्शंस हैं ये भी 3 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला हम क्या बोल रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन से इवोल्यूशन नहीं होता। तो और क्या, और कौन सा फैक्टर है यहां पे? म्यूटेशन। आपके जीन में भी चेंजेस आने चाहिए, वेरिएशन आना चाहिए। तो म्यूटेशन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है इवोल्यूशन होने के लिए, वैरायटी आने के लिए। वैरायटी कब आएगी? जब म्यूटेशंस आएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन से इवोल्यूशन नहीं होता। दूसरा, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। मुझे एक बात बताना, हमारे पास जो भी कैरेक्टर्स हैं वो हमारे जीन्स के वजह से है, और जीन्स में म्यूटेशन आते रहते हैं, और म्यूटेशन से वैरायटी आते रहती है ना, अलग अलग वेरिएशंस आते हैं, वैरायटी बनती है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ म्यूटेशंस या कुछ मॉडिफिकेशंस अच्छे थे, अच्छे मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, और कुछ मॉडिफिकेशंस खराब भी होते हैं। तो डार्विन ये नहीं बता पाया कि एक ऑर्गेनिज्म के पास अच्छे मॉडिफिकेशन भी हैं एंड कुछ कुछ यूजलेस मॉडिफिकेशंस भी है जिनका कोई काम नहीं है। तो डार्विन ये नहीं बता पाया ऐसा क्यों हो रहा है। डार्विन कुड नॉट एक्सप्लेन यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस। अच्छे मॉडिफिकेशंस भी होते हैं और यूजलेस मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। मॉडिफिकेशंस किसके वजह से आते हैं? म्यूटेशंस की वजह से आते हैं। जीन में म्यूटेशंस आते हैं तो अलग अलग कैरेक्टर में चेंज दिखेगा ना, उसी को मॉडिफिकेशन कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड लास्ट पॉइंट, देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। कभी कभी क्या होता है, इवोल्यूशन होने के लिए बहुत टाइम लगता है, एकदम धीरे 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 हो रहा है, लेकिन कभी कभी अचानक, इमेजिन करो 60,000 साल तक कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अचानक 5,000 साल में कुछ तो नया चेंज आ गया ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 5,000 साल में कुछ नया चेंज आ गया, अचानक चेंज आ गया। तो डार्विन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि स्लो चेंज क्यों होता है, और कभी कभी एब्रप्ट मतलब सडन चेंज, अचानक में भयानक हो गया, सडन चेंज। तो डार्विन इसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। तो ये 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो यहां पे समाप्त होती है आपकी डार्विन्स थियरी पूरी। थियरी भी लर्न करनी है और ये ऑब्जेक्शन भी आपको लर्न करने हैं। चलो नेक्स्ट थियरी पे चलते हैं, लमार्किज्म। वन ऑफ माय फेवरेट थियरीज टू एक्सप्लेन। तो ये हमारे साइंटिस्ट थे, इनका नाम है, वैसे जीन लिखा हुआ है लेकिन इसको प्रोनाउंस किया जाता है जॉन, लेकिन बाद में आप ऐसा एग्जाम में ऐसा जॉन लिख के आ जाओगे, इसलिए अपन इसको जीन ही बोलेंगे, है ना। जीन बैप्टिस्ट लमार्क। इन्होंने क्या बोला, एक्टिविटी और लेजीनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी करता है तो भी उसके शरीर में बदलाव आता है। मैं जिम जाऊं, सिंपल एग्जांपल, जिम जाऊं, दौड़ू, एक्सरसाइज करूं, तो क्या मेरे शरीर में बदलाव आएगा? आएगा ना। या लेजीनेस, अगर मैं खाते पीते रहूं और पूरा दिन बैठा रहूं, कुछ भी नहीं करूं, हिलू भी नहीं जगह पे से, खाऊं और बैठूं, खाऊं और बैठूं, तो क्या मेरे शरीर में बदलाव आएगा? आएगा। एक्टिविटी से भी बदलाव आता है एंड लेजीनेस से भी बदलाव आता है, ठीक है। एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म लीड टू
मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या? आपके शरीर में बदलाव, एक्सटर्नल अपीयरेंस में चेंज आता है। एक्टिविटी करने से या आलस के वजह से मॉर्फोलॉजी में चेंज आता है, एंड इसी के वजह से आगे जाके इवोल्यूशन होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। समझ में आया? एक्टिविटी किया तो भी चेंज आया, आलस किया, लेजीनेस दिखाया तो भी शरीर में चेंज आया, एंड इसके वजह से आगे जाके क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। ऐसा इन्होंने बोला, ऐसा इन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला। समझ में आ रही है बात? इसको हम कहते हैं, he called this concept as the principle of use or disuse of organ। यूज करोगे, यूज करना मतलब एक्टिविटी करना, डिसयूज करना मतलब लेजीनेस दिखाना। तो इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ये आपको लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ एग्जांपल्स अपन लेते हैं। पुराने जमाने में, बहुत पहले की बात है, जो जिराफ हुआ करते थे, अब ये पूरी कहानी है, ठीक है, इसको एज अ स्टोरी आप समझ लो, कहानी की तरह इसको समझो, ज्यादा दिमाग मत चलाना इसके पीछे। बहुत पहले की बात है, जो जिराफ हुआ करते थे ना, उनकी नेक छोटी थी, नेक छोटी थी, तो वो लोग नीचे नीचे के यहां के लीव्स खाते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे के लीव्स खत्म होने लगे, तो जिराफ धीरे धीरे करके अपने नेक को ऐसे करके धीरे 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 एक्सटेंड करने लगे, एंड समय के साथ क्या हुआ, जिराफ की नेक लंबी हो गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कहानी 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 की तरह समझो। ये एग्जाम्पल लमार्क ने दिया हुआ है। क्या बोला है? नेक ऑफ जिराफ हैज बिकम लॉन्ग ड्यू टू एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर सेवरल जनरेशंस। तो नीचे नीचे के पत्ते खत्म हो गए यहां के, तो ऊपर के लीव्स खाने के लिए जिराफ क्या करते थे, अपनी नेक को एक्सटेंड करते थे, और धीरे धीरे कुछ जनरेशंस बाद उनकी नेक लंबी हो गई एक्सटेंड करने की वजह से। समझ में आया? चलो, फिर उन्होंने क्या बोला, शोल्डर ऑफ आयन स्मिथ हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट। हैमरिंग करके आयन स्मिथ मतलब कौन? लोहार, जो लोखंड का काम करते हैं। तो हैमरिंग करके उनके शोल्डर बड़े स्ट्रांग हो गए हैं। ठीक है, ये उन्होंने बोला। फिर उन्होंने क्या बोला, विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज। अब ये ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच, और ये ईमू है, तो ये लोग अपने विंग्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके विंग्स कैसे हो गए हैं? वीक हो गए हैं। विंग्स ऑफ बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू हैव बिकम वीक। इस्तेमाल नहीं करोगे तो वीक हो जाएगा। ऐसा एक्टिविटी करोगे तो मजबूत होगा, यूज करोगे तो मजबूत होगा, और यूज नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। ऐसा लमार्क का कहना था, बराबर है। फिर लेग्स ऑफ बर्ड लाइक स्वॉन एंड डक, ठीक है, ये स्वॉन है, हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन वाटर। तो उनके जो पैर हैं वो चेंज हो गए हैं। ये आपका डक है, डक, और ये स्वॉन। डक और स्वॉन के जो लेग्स हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं, यूजफुल हो गए हैं फॉर स्विमिंग। आपको पता है, बोटिंग गए हो कभी? बोटिंग करने के लिए कमेंट में बताना, गए हो तो ऐसा छोटा सा एक चप्पू रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ऐसा शेप होता है ना उसका, कुछ उसको क्या बोलते हैं? चप्पू, पैडल, पैडल। तो इनके भी जो लेग्स हैं वो पैडल के जैसे हो गए हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पानी में रहने के वजह से ये चेंज उनके अंदर आ गए। एंड एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है, ठीक है, स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग बाय मॉडिफिकेशन इन देयर बॉडी फॉर बरोइंग हैबिट। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले पुराने जमाने में जो स्नेक्स हुआ करते थे, पुराने स्नेक्स, उनके पास लेग्स हुआ करते थे इस तरीके से, मतलब वो चिपकली जैसे ही थे थोड़े थोड़े। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो पहले के स्नेक्स थे उनके पास लेग्स हुआ करते थे, लेकिन बरोइंग हैबिट के वजह से, बरोइंग मतलब क्या? आपको पता है, सांप जो है वो बिल में छुपा हुआ रहता है। बिल मतलब क्या? बरो, खड्डा। खड्डा खुद नहीं बनाता है वो, खड्डा रैबिट्स बनाते हैं या चूहे बनाते हैं। उनके अंदर ये लोग जाते हैं, रैबिट खा लेते हैं, चूहा खा लेते हैं, और फिर बाद में कब्जा कर लेते हैं बरो के ऊपर।
तो बरोइंग हैबिट की वजह से, ऐसे खड्डे के अंदर रहने की वजह से उनके लेग्स धीरे धीरे करके चले गए। अभी बताओ, खड्डे में जाना है तो लेग्स बीच में अटकेगा ना, तो धीरे धीरे करके उनके लेग्स क्या हो गए, चले गए। लेकिन अभी भी अगर हम देखें, सांप के पास ऐसा छोटा सा एक ऑर्गन होता है, इसको हम वेस्टिजियल लेग बोल सकते हैं। अपन ने पढ़ा है ना सेकंड लेक्चर में, वेस्टिजियल लेग्स सांप के पास होते हैं। मतलब इससे पता चलता है कि पुराने जो इनके एंसेस्टर थे, पूर्वज, उनके पास लेग्स हुआ करते थे, लेकिन बरोइंग हैबिट की वजह से वो धीरे धीरे करके चले गए। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे लमार्क साहब ने दिए। क्या क्या दिया? जिराफ का नेक एक्सटेंड हो गया, लंबा हो गया। आयन स्मिथ के शोल्डर मजबूत हो गए। ऑस्ट्रिच और इमू के विंग्स वीक हो गए यूज ना करने की वजह से। स्वॉन और डक के लेग्स यूजफुल हो गए स्विमिंग करने ड्यू टू लिविंग इन वाटर। एंड स्नेक्स के पैर चले गए धीरे धीरे ड्यू टू बरोइंग हैबिट, खड्डे में रहने की आदत। चलो, एग्जाम्पल सारे समझ में आ गए। और प्रिंसिपल का नाम क्या था? यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यूज करोगे मजबूत होगा, नहीं करोगे तो वीक हो जाएगा। चलिए, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है सर? एक ऐसा कैरेक्टर जो ऑर्गेनिज्म अपने जीवन काल में, अपने लाइफ में डेवलप करता है मेहनत करके। जैसे आप जिम गए और आपने बॉडी बनाई, तो वो क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड कैरेक्टर। मैंने गिटार का प्रैक्टिस किया और मैंने गिटार बजाना सीखा, तो वो क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड कैरेक्टर। मैंने बहुत स्किपिंग किया, बहुत पुलअप्स किए, मेरी हाइट बढ़ गई। मैं बास्केटबॉल खेलता था, जंपिंग करता था, मेरी हाइट बढ़ गई, तो वो क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड कैरेक्टर। मैंने बाल को कलर करा लिया, ये भी क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड कैरेक्टर। मैंने टैटू करा लिया, ये भी क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है। आयन स्मिथ के शोल्डर मजबूत हो गए हैमर मार मार के, ये भी क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है? जो ऐसा कोई कैरेक्टर जो ऑर्गेनिज्म अपने जीवन में मेहनत करके, एक्टिविटी करके डेवलप करता है। कोई भी प्रकार की एक्टिविटी हो सकती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो लमार्क ने क्या बोला, ध्यान से सुनना। ऑर्गेनिजम्स एक्वायर्ड कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं मेहनत करके, एक्टिविटी करके, एंड ये एक्वायर्ड कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। मतलब मैंने कुछ एक्टिविटी करके, मेहनत करके एक कोई कैरेक्टर डेवलप कर लिया, तो वो कैरेक्टर मैं अगले जनरेशन में पास कर दूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब बहुत अगर पुलअप करके, स्किपिंग करके मेरी हाइट अगर बढ़ गई, तो वो लंबी हाइट मेरे बच्चे में भी आ जाएगी। ऐसा लमार्क का कहना था, और इसी थियरी को अपन लमार्किज्म कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा थोड़ी होता है, टैटू करा लिया तो टैटू थोड़ी ट्रांसफर होने वाला है। आप सही सोच रहे हो, लेकिन ये लमार्क ने कहा कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जो ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, उसको नेक्स्ट जनरेशन में पास किया जा सकता है। लमार्किज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। चलो, थियरी समझ में आई? थोड़ी गलत थियरी है लेकिन समझ में आई। अब क्या हुआ देखो, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू एक्टिविटी। एक्टिविटी करने से डेवलपमेंट होती है, ऑर्गन डेवलप होता है, मजबूत होता है। और डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज। अगर यूज ना करो तो वो धीरे धीरे करके डीजनरेट होता है, छोटा हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। इस्तेमाल करोगे तो मजबूत होगा, डेवलप होगा। इस्तेमाल नहीं करोगे तो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। ये सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया। दिस वॉज वाइडली एक्सेप्टेड। ये बराबर है, आधी थियरी बराबर है कि इस्तेमाल करोगे तो मजबूत होगा, नहीं करोगे तो डीजनरेट हो जाएगा। ये वाली बात सबने मान ली। लेकिन these characters are transferred from one generation। एक्वायर्ड कैरेक्टर को आप ट्रांसफर करोगे दूसरे जनरेशन में, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, इसको कर दिया रिजेक्ट। लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो आधी थियरी सही है, इस्तेमाल करोगे मजबूत होगा, डेवलप होगा, इस्तेमाल नहीं करोगे तो डी जनरेट हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। दैट वॉज करेक्ट, बट ट्रांसफर होगा, इट वॉज रिजेक्टेड। दिस इज रॉन्ग। क्यों? अगर मुझे कोई कैरेक्टर ट्रांसफर करना है तो वो मेरे जीन्स में होना चाहिए। बाल को, अभी मेरे बाल नेचुरली
एग्जाम्पल के लिए ब्लैक कलर के थे लेकिन मैंने गोल्डन करा लिए, तो क्या मेरे बच्चे के बाल गोल्डन हो जाएंगे? नहीं, वो कैरेक्टर मेरे जीन्स में होना चाहिए ना, तब जाके वो बच्चे में जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलो एग्जाम्पल के लिए मैंने बॉडी बना ली, तो क्या मेरा बच्चा बॉडी बिल्डर पैदा होगा? पैदा होते ही बॉडी बना के आएगा? नहीं आएगा। मैंने टैटू करा लिया, बच्चे में टैटू आएगा? नहीं। मैंने अपनी एक उंगली काट ली, तो क्या मेरे बच्चे की एक उंगली कटी हुई पैदा होगी? नहीं, उसको तो 5 उंगलियां आएंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने पियर्सिंग करा लिया, मैंने छेद करा लिए अपने कान में, तो मेरे बच्चे के भी कान में छेद आएंगे? नहीं आएंगे। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर पास नहीं होते। समझ में आई बात? इट हैज बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स दैट मॉडिफिकेशंस ब्रॉट इन अस, हमारे अंदर जो मॉडिफिकेशन आते हैं, दे आर नॉट ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो मॉडिफिकेशन हमारे अंदर आते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर आते हैं, उनको हम पास नहीं कर सकते। अब इसके लिए एक एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट किया था एक साइंटिस्ट ने। उसने क्या किया, 2 चूहा लिया, एक मेल चूहा और एक फीमेल चूहा। ठीक है, मेल फीमेल का सिंबल आपको बता देता हूं। ऐसा इसको मेल बोलते हैं और ऐसा फीमेल होता है। ठीक है, उन दोनों का शेपुट काट दिया और उनके बीच में रिप्रोडक्शन किया। क्या किया? रिप्रोडक्शन। तो क्या होएगा? उनके बच्चे की पूंछ कटी हुई आएगी? नहीं आएगी। जो बच्चा आया उसका तो पूंछ बराबर आएगा। और ये एक्सपेरिमेंट उसने काफी बार रिपीट किया, 10 20 30 40 बार रिपीट किया। हर बार शेपुट काट दिया, रिप्रोड्यूस किया, बच्चे का पूरा शेपुट आ रहा था। तो इससे क्या पता चला कि लमार्क की थियरी गलत थी, आधी सही थी आधी गलत थी। Thereby Lamarck's theory was disproved. डिस्प्रूव मतलब गलत साबित हो गई। लेकिन फिर भी इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब आप पूछोगे सर गलत है तो क्यों दिया है टेक्स्ट बुक में? हाँ दिया है रे, पढ़ो ना, दिया है तो दिया है, क्या कर सकते हैं। एग्जाम में पूछते हैं, 3 मार्क मिलेगा, पढ़ लो, इजी थियरी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। डार्विन्स थियरी ये आपको पढ़नी है, लमार्किज्म ये आपको पढ़ना है। इतना ले लिया, हाँ चलो ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। तो बस आज का लेक्चर यहां पे अपन करते हैं समाप्त। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने के कतार पे है। अपना क्या बचा है? स्पीसिएशन एक छोटा टॉपिक बचा हुआ है और ह्यूमन एवोल्यूशन, वो अपन देखेंगे लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।